हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारे जब कम्युनिकेशन लिंक जो होते हैं, कई बार आप फोन कर रहे हैं किसी को और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और कई बार जो बड़े बड़े सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन में लैगिंग हो जाती है, यानी लेटेंसी होने की वजह से वहां पे हम इंफॉर्मेशन थोड़ा लेट मिल पाती है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? दरअसल इस चीज के बारे में बताने वाले पहले साइंटिस्ट थे यूजीन पार्कर। इन्होंने बताया कि जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, सन से निकलने वाले फ्लेयर पार्टिकल्स का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे अर्थ के ऊपर कम्युनिकेशन लिंक में पड़ता है। यानी जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि डीटीएच सर्विस हो गया, हमारे ऊपर जो इंटरनेट सर्विस, वाईफाई सर्विसेज और टेलीफोन सर्विसेज, कम्युनिकेशन लिंक, सैटेलाइट सर्विसेज जितनी भी हम रिसीव करते हैं सैटेलाइट से, उनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। यानी सोलर फ्लेयर्स का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों के ऊपर। कई बार हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कई बार ये लिंक जो है लेटेंसी हो जाती है, यानी उसमें काफी लेट हो जाता है, लैगिंग हो जाती है। इन सब के बारे में बताने वाले थे यूजीन पार्कर। वो एक बहुत बड़े थर्मोडायनेमिक्स के साइंटिस्ट थे। लेकिन जब इन्होंने पहली बार नासा में या फिर हम गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को पहली बार इसके बारे में बताया, तो यूजीन पार्कर के इस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया, ये कह के कि इसका कोई इंपैक्ट, यानी सन का कोई इंपैक्ट कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर नहीं पड़ता और आपकी थ्योरी में कहीं ना कहीं कमी है। सोलर पार्कर ने इसी चीज को इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को बताया। चंद्रशेखर 1986 में वहां पे नोबेल लॉरिएट थे। इसकी वजह से जब उन्होंने इस चीज को बताया तो वहां पे इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के सामने जब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ यूएसए को बताया तो इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। रीजन बिंग, क्योंकि यहां पे जो यूजीन पार्कर थे वो इतने ज्यादा फेमस और बड़े साइंटिस्ट नहीं थे जितने कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। यानी जो चंद्रशेखर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था चंद्रशेखर लिमिट का, उन्होंने ये भी बताया कि यस, यूजीन पार्कर इज करेक्ट। और वो जो थ्योरी बता रहे हैं सोलर फ्लेयर्स कम्युनिकेशन लिंक को खराब करती है और कई बार डिस्कनेक्शन होता है, कई बार उसमें इंटरफेरेंस होता है, ये बात सही है। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने इस चीज को समझा और 2018 में 12 अगस्त को एक सैटेलाइट लॉन्च किया टू स्टडी दीज सोलर फ्लेयर्स। तो मेन पर्पस था इस सोलर फ्लेयर को पढ़ना और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन के ऊपर। ये प्रोजेक्ट की जो डेट थी वो 12 अगस्त 2018 रखी गई और उसके बाद लॉन्च करने के बाद इसका टोटल टाइम पीरियड था 7 साल। 7 साल के लिए ये जो अपना सैटेलाइट है ये पूरे अर्थ से निकल के सन की तरफ जाएगा और वापस से अर्थ की तरफ आएगा। ऐसे टोटल 24 राउंड्स लगाएगा 7 साल के अंदर। टोटल ऑर्बिट्स होंगी 7 साल के लिए और टोटल राउंड होंगे 24। यानी कि एक ऑर्बिट के अंदर में 2 से 3 राउंड्स लगाए जाएंगे, इस वजह से टोटल 24 राउंड। और अब ये 7 साल पूरे होने वाले हैं। सोलर पार्कर अब सन को बिल्कुल टच कर गया है ऑलमोस्ट। इसको हम बोल रहे हैं टच द सन या फिर किस द सन। यानी हमारा जो सोलर पार्कर सैटेलाइट है वो सन के इतना क्लोज आ चुका है जितना आज तक कोई नहीं गया। हालांकि 1976 में यूएस और जर्मनी ने मिलकर एक हीलियोस प्रोजेक्ट लेकर आए थे, जहां पे उन्होंने 43 मिलियन डिस्टेंस सन से कवर किया था। यानी सन के बिल्कुल पास वो पहुंच गए थे 43 मिलियन डिस्टेंस पे। हम आपको बता दें कि यहां पे अर्थ और सन के बीच का टोटल डिफरेंस है 150 मिलियन। और 1976 में इन्होंने जो हीलियोस नाम का प्रोजेक्ट किया था उसमें ये पर्टिकुलर सैटेलाइट जो है ये 43 मिलियन डिस्टेंस के आसपास था। लेकिन जो अभी 2018 में इन्होंने लॉन्च किया है ये जस्ट 6.1 मिलियन किलोमीटर अवे था फ्रॉम द सन। जनरली इतने टेम्परेचर में बहुत सारी चीजें मेल्ट हो जाती हैं, तो किस तरीके से इन्होंने इसको डिजाइन किया, किस तरीके से सन की तरफ ये सोलर पार्कर मिशन लॉन्च किया गया, आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। नासा के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी मिशन के नाम को किसी पर्सन के नाम से रखा हो। जनरली वो नॉर्मल नाम रखते हैं, किसी पर्सन के नाम से नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे यूजीन पार्कर के जो कंट्रीब्यूशन था उसको कमेमोरेट करने के लिए और उसको याद करने के लिए इस प्रोजेक्ट का नाम इनिशियली सोलर प्रॉब रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम पार्कर सोलर प्रॉब या फिर सोलर पार्कर रखा गया।
आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्कर सोलर प्रॉब्स क्लोजेस्ट एवर अप्रोच टू दिस सन, यानी सन के इतना पास आज तक कोई भी सैटेलाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पहुंचा है, लेकिन नासा ने यहां पे प्रूव करके दिखा दिया है कि सन के इतना क्लोज भी पहुंचा जा सकता है। और मेल्टिंग इस प्रोजेक्ट में जो भी सैटेलाइट यूज किया है उसकी बिल्कुल भी मेल्टिंग नहीं हुई है, बिल्कुल भी बर्निंग नहीं हुई है, और प्रॉपरली वहां पे वो इमेज क्लिक करके हमें यहां पे अर्थ पे सेंड भी कर रहा है। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, चहल एकेडमी 120 दिन का एक कोर्स लेकर आ रहे हैं स्पेशली अपकमिंग प्री 2025 में, जो कि 25 मई को होने वाला है। वो हम तो पूरा 4 महीने का यहाँ पे सेशन होगा, 4 मंथ्स की यहाँ पे क्लासेस कराई जाएंगी। इस कोर्स को हम बोल रहे हैं चहल प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स, जो कि 2025 में अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। इसमें पूरे 4 महीने की क्लास होंगी, 500 से ज्यादा घंटे की इसमें क्लासेस कवर की जाएंगी। इससे एक्सीड भी ये कोर्स कर सकता है। डेली क्लास टेस्ट होगी और क्लास में ही उसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा और उसके सारे ऑप्शंस को समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्लस में करंट अफेयर सेशन सेपरेटली यहां पे किया जाएगा। PYQ जितने भी हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर किया जाएगा टॉपिक से रिलेटेड। प्लस में प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर सेशन अलग से लिया जाएगा। इसके अंदर में स्टूडेंट को बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन कर सकते हैं ऑप्शंस का, और राइट आंसर तक आप जल्दी से जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं। इस सेशन के अंदर में जनरल स्टडीज को हम मंडे टू फ्राइडे कराने वाले हैं, जिसका टाइम पीरियड होगा 2 से 7:30 बजे तक, 7:30 शाम को। सी सेट क्लास होगी सैटरडे और संडे, 2 दिन। यहां पे 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये क्लास चलने वाली है। और करंट अफेयर का सेशन सैटरडे को जितना भी हमारा करंट अफेयर यूपीएससी में पूछा जाएगा, सारा करंट अफेयर इस कोर्स के अंदर में कंप्लीट कराया जाएगा। क्लासेस सैटरडे को चलेंगी और ये 4 से 7 हर हफ्ते ये क्लास यहाँ पे चलने वाली है। 4 महीने तक हम आपका कोर्स दोबारा से कंप्लीट कराने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और बहुत सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। करंट अफेयर इसमें कवर किया जाएगा, सी सेट इसमें कवर किया जाएगा। अगर आप सी सेट, करंट अफेयर और जनरल स्टडीज को कवर करना चाहते हैं तो कोर्स की फीस जस्ट 14,999 रखी गई है। अगर आप सी सेट इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते तो जीएस और करंट अफेयर सिर्फ 12,999 में अवेल कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आइए इस पर्टिकुलर टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। इसको जैसे मैंने बताया आपको, इसका नाम दिया गया है पार्कर सोलर प्रॉब, जो कि यूजीन पार्कर के नाम से रखा गया है। यूजीन पार्कर वही पर्सन है जिन्होंने इसके बारे में पहली बार बताया था कि सोलर फ्लेयर्स हमारे कम्युनिकेशन लिंक को अफेक्ट करती हैं। और जब यूजीन पार्कर ने इसको बताया उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जब इस चीज को और ज्यादा प्रमोट किया और गवर्नमेंट के सामने रखा तो गवर्नमेंट को लगा कि यस, ये इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तो उसको 2018 में लॉन्च किया गया। बट उससे पहले 2007 में यूजीन पार्कर की डेथ हो जाती है, तो यूजीन पार्कर को कमेमोरेट करने के लिए इसका नाम सोलर प्रॉब से पार्कर सोलर प्रॉब रख दिया गया, या फिर सोलर पार्कर रख दिया गया। ये लॉन्च किया गया 12 अगस्त को, 11 अगस्त को इसकी तैयारी हो गई थी, 12 अगस्त को फाइनली रात में इसको लॉन्च कर दिया गया। द पार्कर सोलर प्रॉब वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ नासा का लिविंग विद अ स्टार प्रोजेक्ट जो है प्रोग्राम, उसके अंदर में इसको लॉन्च किया गया है। टू एक्सप्लोर द एस्पेक्ट ऑफ द सन अर्थ सिस्टम, यानी सन और अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, सन से निकलने वाली फ्लेयर्स किस तरीके से हमारे जो कम्युनिकेशन लिंक है उसको इंपैक्ट करती है, इसके बारे में डिटेल हमें स्टडी करना था। तो मेन पर्पस हमारा यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स को डिटेल में स्टडी करना था, ताकि हमारी जो सोसाइटी और लाइफ है वो किस तरीके से अफेक्ट होती है इसके ऊपर, यानी सोलर फ्लेयर्स की वजह से, वो हमें डिटेल में पता चल सके। फर्दर बात करते हैं, सोलर पार्कर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स क्लोजेस्ट एवर अप्रोच,
यानी जैसे मैंने बताया आपको 7 साल का ये प्रोजेक्ट था और अभी ऑलमोस्ट ये 7वां साल स्टार्ट हो गया है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था अगस्त में। तो 7th ईयर में डिसाइड किया गया था कि सन के बिल्कुल पास पहुंच जाएगा। 6.1 मिलियन डिस्टेंस, अर्थ से सन का डिस्टेंस 150 मिलियन है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस होगा, यानी बहुत ही ज्यादा पास में ये पहुंच चुका है। 6.1 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द सन। बीकॉन टोन यानी एक छोटी सी एक बीप जैसी भी यहां पे सुनाई दी है, यानी सन ने जब हमारे सैटेलाइट के साथ इंटरैक्ट किया है, सोलर फ्लेयर्स ने जब इंटरैक्ट किया है, तो वो जो सिग्नल्स हैं वो हमें यहां पे जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी, जिसने इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को बनाया है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है, जॉन हॉपकिंस या फिर सर जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया और इसने एक बीकॉन टॉन यहां पे रिसीव की है। 26 दिसंबर 2024 को यहां पे ये इंफॉर्मेशन मिली है और यहां पे कंफर्म हो गया है कि यहां पे जो सोलर फ्लेयर्स है उसका इंपैक्ट यहां पे कम्युनिकेशन के ऊपर पड़ता है। अभी फर्दर और रिसर्च भी बाकी है इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए, लेकिन यस, सोलर फ्लेयर ने इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के ऊपर में एक इंपैक्ट जरूर डाला है, जो हमें इंपैक्ट इन सिग्नल जो है हमें सेंड करके बताया है कि यस, सोलर फ्लेयर्स आर एक्चुअली एमिटिंग फ्रॉम द सन। सबसे पहले हम देखते हैं सन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सन के दरअसल हमारे 6-7 हमारे पार्ट्स होते हैं। अगर हम सबसे बाहर जाएंगे तो हमें मिलेगा कोरोना। तो सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज कोरोना। कोरोना के अगर हम बिल्कुल सेंटर में जाएंगे तो सेंटर को हम बोलते हैं कोर। सेंटर इज कोर। कोर के बाहर यानी कोर के बाहर प्रेजेंट होता है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन के बाहर प्रेजेंट होगा कन्वेक्टिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के बाहर प्रेजेंट होता है फोटोस्फीयर और फोटोस्फीयर के बाहर प्रेजेंट होता है क्रोमोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बाहर होता है हमारा कोरोना। यानी जब भी सोलर एक्लिप्स होता है सन का जो मेन पार्ट है वो छिप जाता है, तो हमें सिर्फ बाहर वाला पार्ट दैट इज कोरोना यहां पे दिखाई देता है। अगर हम सन के सरफेस की बात करें तो फोटोस्फीयर जो कि सरफेस को यानी फोटोस्फीयर की जो आउटर एजेस हैं उसको हम यहां पे सरफेस बोलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कोरोना कोर के ऊपर है हमारा रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के ऊपर आपको मिलेगा रेडिएटिव जोन के ऊपर मिलेगा हमें कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन के ऊपर में फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के ऊपर कोरोना क्रोमोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के ऊपर हमें मिलेगा कोरोना। अगर हम यहां पे टेम्परेचर की बात करते हैं तो कोर में टेम्परेचर है लगभग 1.5 से लेकर 150 मिलियन। डेफिनेटली इसमें अभी कंफ्यूजन है साइंटिस्ट को, बट 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होने की आशंका है। 150 डिग्री सेल्सियस सेंटर में कोर में है। फिर जैसे जैसे हम सरफेस पे आते हैं यानी फोटोस्फीयर के सरफेस पे आते हैं तो टेम्परेचर हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। बट जैसे ही हम कोरोना में एंटर करते हैं तो कोरोना का सरफेस टेम्परेचर हो जाता है, कोरोना का टेम्परेचर हो जाता है लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस। और जब हम सरफेस से 1500 किलोमीटर हाइट पे अगर देखते हैं तो यहां पे टेम्परेचर है लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मोडायनेमिक्स के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स बोलती है या तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी या गेन हो रही होगी, यानी या तो टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। सेंटर में 150, सरफेस पे 6000, फिर थोड़ा बाहर निकलते हुए हमारा 10 लाख डिग्री सेल्सियस और 1400-1500 किलोमीटर अगर डिस्टेंस पे देख रहे हैं सन के सरफेस से, तो हमें फिर से 1400 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्लस में यहां से निकलने वाली जो रेडिएशन जिसको हम सोलर फ्लेयर्स बोल रहे हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर में क्या इंपैक्ट कर रही है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं। ये सपोज कीजिए दिस इज आवर सन, तो सन में से ये जो निकल रहा है इस तरह का जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली नोन एज सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स और सोलर फ्लेयर्स ये दिस इज आवर अर्थ। तो अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं वेन एलन रेडिएशन बेल्ट।
वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो वेन एलन रेडिएशन बेल्ट हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ के चारों तरफ। तो सन से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो यहां पे आके काफी ज्यादा इंपैक्ट इसका कम हो जाता है, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ से जनरेट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड सन से निकलने वाले जो पार्टिकल्स है उसको काफी हद तक ब्लॉक कर देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डायरेक्टली सोलर फ्लेयर्स हमारे अर्थ तक पहुंचती और अर्थ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स आर वेरी वेरी हार्मफुल। इसी वजह से दूसरे प्लैनेट्स पे जहां पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है वहां पे आपको लाइफ मिलने के चांसेस भी कम ही दिखाई देते हैं। साथ में यहां पे आपको सोलर फ्लेयर्स इस तरीके दिखाई दे रहे हैं। तो दो चीजें हमें यहां पे जनरली दिखाई देती है। फर्स्ट थिंग इज सोलर फ्लेयर, फर्स्ट थिंग इज सोलर फ्लेयर जो पूरे सरफेस ऑफ सन से निकल रहे हैं। सेकेंड इज नोन एज कोरोनल मास इजेक्शन, कोरोनल मास इजेक्शन। तो कोरोनल मास इजेक्शन पूरे सरफेस से निकलता है, फ्रॉम एंटायर सरफेस ऑफ द सन, सन सरफेस। लेकिन हम अगर देखते हैं सन के अंदर में, हमारे अंदर के पार्टिकल्स, यानी सन के अंदर के पार्टिकल्स के अंदर में भी अलग अलग सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड होती है। कई बार ये मैग्नेटिक फील्ड, कई बार ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, उदाहरण के तौर पे यहां पे हमारा सपोज कीजिए कि यहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी है हाइड्रोजन की, तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन की डेंसिटी होने की वजह से इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो जाती है। तो कोर से निकलने वाले पार्टिकल्स, मान लीजिए इधर हमारे पास सन का कोर है, तो कोर से निकलने वाले पार्टिकल्स यहां पे जो सन की जो हार्ड मतलब जहां डेंसिटी ज्यादा है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इसको पास नहीं कर पाते, और जब इसको पास नहीं कर पाते तो यहां से पार्टिकल पास ना कर पाने की वजह से ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आई एम रिपीटिंग, सन के बाहर वाले सरफेसेस के अंदर में जब बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है किसी किसी एरिया के अंदर में, तो सन से निकलने वाले, स्पेशली कोर से निकलने वाले पार्टिकल्स इसके थ्रू पास नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से इसके पास बहुत ही लो एनर्जी बचती है, क्योंकि अगर पास होगा तो वो एनर्जी ट्रैप करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको अब रिपेल कर रहा है। इसकी वजह से यहां पे अगर आप देखेंगे डिटेल में जाके, तो यहां पे आपको यहां पे दिखाई देगा स्पॉट, यानी इसको हम बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। तो सन के अंदर दाग धब्बे जो हमें दिखाई देते हैं, स्पॉट जो दिखाई देते हैं, वो वही पोर्शन है जहां पे पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई। उस मैग्नेटिक फील्ड ने सन के कोर से ही निकलने वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये एनर्जी रिसीव नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी जगह से सीधा हमारी जो एनर्जी है यहां से निकल जाती है, क्योंकि यहां पे इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं है, इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और उदाहरण के तौर पे यहां पे अगर हमारा अर्थ है तो ये एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है। लेकिन जब यहां से पार्टिकल्स एमिट नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए ये पार्टिकल कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। जब ये पार्टिकल कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के तौर पे कोर से यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब यहां पे बहुत ज्यादा मास निकल जाता है, यानी सन से बहुत ज्यादा मैटर बाहर निकल जाता है। और ये मान लीजिए इधर अगर हमारा अर्थ है तो ये इसको इंपैक्ट करता है। इसी को हम बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। तो सोलर फ्लेयर्स ऐसे पार्टिकल हैं जो सन से एमिट हुए हैं सन के स्पॉट को बैलेंस करने के लिए, यानी सन स्पॉट जो जनरेट हुआ है जहां पे हमारी लाइट नहीं पहुंच रही है, उसको बैलेंस करने के लिए जब दूसरी जगह से पार्टिकल निकलता है उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। और जब ये निकलेंगे तो हमारी अर्थ के ऊपर ये जो इंपैक्ट करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर में, और सन स्पॉट बनना और बिगड़ना यानी खत्म होना, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में लगभग 11 साल का गैप होता है। यानी इसकी जो लाइफ है, सनस्पॉट की लाइफ है, लगभग 11 साल होती है। तो सोलर फ्लेयर्स अगर निकलेंगे तो वो लगभग एक सोलर फ्लेयर 11 साल तक जिंदा रह सकता है। और अगर उसी बीच में दूसरा सोलर फ्लेयर निकल आया तो कंटिन्यूअसली हमारे सन के, अर्थ के चारों तरफ कम्युनिकेशन लिंक को ये इंपैक्ट कर सकता है।
जबकि हम कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब है सन के चारों तरफ से निकलने वाले पार्टिकल जो कि मेनली कोरोना से पास होते हुए निकलते हैं, दैट इज नोन एज कोरोनल मास इजेक्शन। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब है सन के चारों तरफ से निकलने वाला मास, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है। जबकि सोलर फ्लेयर एक रेयर फिनोमिना है, वो तब निकलेगा जब कहीं पे यहां पे ये जो सारे पार्टिकल आप देख पा रहे हैं, यहां पे सन स्पॉट निकल रहे हैं और इसको बैलेंस करने के लिए कहीं और से जब पार्टिकल निकलेंगे, दैट इज नॉन एज सन फ्लेयर्स और सोलर फ्लेयर्स, और ये हमारे कम्युनिकेशन लिंक को इंपैक्ट करता है। इसी के बारे में जानकारी दी थी यूजीन पार्कर ने, बट इनिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन जब चंद्रशेखर ने बोला, क्योंकि वो नोबेल लॉरिएट थे, तो इस चीज को एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद रिसर्च करने के बाद 2018 में इसको लॉन्च भी कर दिया गया। बात करते हैं सोलर पार्कर की। ये अभी तक का होने वाला सबसे डिफिकल्ट ट्रेजेक्ट्री है। जी हां, आज तक इतनी डिफिकल्ट ट्रेजेक्ट्री किसी भी सैटेलाइट ने फॉलो नहीं की है। आइए इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए यहां पे है हमारा सन एंड हियर वी हैव सपोज आवर अर्थ। तो अर्थ से आपको सबसे पहले लॉन्च करना है, एंड हियर वी हैव सपोज आवर मरकरी, और यहां सपोज ये वीनस एंड दिस इज मर्क्यूरी। तो जब भी हम यहां से इसको लॉन्च करने वाले हैं, तो लॉन्च जैसे ही इसको किया जाएगा टुवर्ड द सन, तो वीनस इसको अट्रैक्ट करेगा, और वीनस अट्रैक्ट करने की वजह से ये डायरेक्ट सन में नहीं जा पाएगा, टुवर्ड्स दी वीनस ये एंटर करेगा। तो वीनस जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो एक मैग्नेट का इंपैक्ट यहां पे होगा, जैसे ग्रेविटी का इंपैक्ट यहां पे होगा। तो वीनस जस्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी लेकिन यह वीनस की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि सन का मास भी बहुत ज्यादा है, वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट वीनस इसको अट्रैक्ट करने की वजह से इसकी डायरेक्शन को शिफ्ट कर देगा, यानी ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन आपकी अचीव हो जाएगी। जैसे ये इसको क्रॉस करके वापस से सन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, फिर दोबारा से इसको मरकरी मिल जाएगा, मरकरी इसको फर्दर इस तरह से मोशन में ले आएगा। यानी कि अगर हम कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं टुवर्ड द सन, तो सन की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा है कि वो डायरेक्टली सन पे जा सकता है, लेकिन यहां पे वीनस और यहां पे मरकरी प्रेजेंट होने की वजह से इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो जब फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री इसने 2018 में अगस्त के बाद में जब इसने फॉलो किया होगा, तो फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री वाज दिस। अब जब तक ये यहां पे पहुंचा है, तो अब भी ये सन की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अब मरकरी यहां आ चुका है और वीनस यहां आ चुका है, जिसकी वजह से अब ये पूरी तरीके से सन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि इनकी ग्रेविटी भी यहां पे रहेगी। तो आप सोचिए कितनी अच्छी यहां पे मैथमेटिक्स का यूज किया गया है, एल्गोरिथम्स का यूज किया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज किया गया है, और फिर बाद में इसको हमने लॉन्च किया। तो डेफिनेटली हम देख पा रहे हैं 7 साल होने वाले हैं और ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक भी हमारा मिसमैच डेटा के अंदर में नहीं देखने को मिला है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट अब यहां पे पहुंचेगा, तो मरकरी यहां पे है, वीनस यहां पे है, तब भी ये सन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, बट सन के चारों तरफ इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके ये सन के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ये घूमता रहेगा। तो पहले 12 अगस्त को हमने यहां से लॉन्च किया, धीरे धीरे करके यहां पे पहुंचा। वीनस और मरकरी इसमें हेल्प करेंगे, इसलिए सन की तरफ डाइवर्ट नहीं होगा। सेकेंड टाइम में फिर हमने ऑर्बिट को छोटा कर दिया, एक ऑर्बिट के अंदर में 2-3 राउंड लगाएंगे, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में एंटर करेंगे, फिर 2-3 राउंड लगाएंगे, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में फिर 2-3 राउंड लगाएंगे, और फाइनली जब हम मूव करने के बाद ये वाला जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यानी जो सबसे क्लोजेस्ट होगा 2018 के बाद, अब अगर हम 26 दिसंबर को देख रहे हैं 2024 के अंदर में, यानी लगभग 6 साल जब इसके पूरे होने वाले हैं और यहाँ पे 7वें साल में एंटर कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये होगा यहाँ पे 6.1 मिलियन किलोमीटर, और यहाँ पे ये इस वक्त ये इसको भी छोड़ के आगे जा चुका है। इसकी स्पीड यहाँ पे 192 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजी पे जो हमारी स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। यानी इस चीज के लिए ये वाला पॉइंट हो गए अपोजी पॉइंट्स, और ये वाले पॉइंट्स हो गए पेरिजी पॉइंट। और आप केपलर लॉ आप जानते हैं, केपलर लॉ बोलता है कि जब भी किसी प्लैनेट या किसी स्टार के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो क्लोजेस्ट पॉइंट पे होगा
तब इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, तो फार्देस्ट पॉइंट पे होगा इसकी स्लोएस्ट स्पीड होगी। तो जैसे जैसे इसके पास जा रहा है ये, अब जो रिसेंटली अभी हमने देखा और इन्होंने नासा ने डिक्लेयर भी किया है कि हम 6.11 मिलियन किलोमीटर तक पहुंच चुके हैं। पास्ट में जब हीलियोस मिशन किया गया था तो यही 43 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे था। अब ये 7 टाइम्स और छोटे डिस्टेंस पे पहुंच गया है, यानी हम ऑलमोस्ट सन को टच कर लिया है हम लोगों ने, नासा के साइंटिस्ट ने और यहां पे इस पर्टिकुलर सैटेलाइट ने। बात करते हैं लॉन्च की, अबाउट सोलर पार्कर प्रॉब। इसको लॉन्च किया गया 2018 में। यहां पे डेल्टा व्हीकल इसके अंदर में, यानी डेल्टा इसके अंदर में रॉकेट को यूज किया था इसको लॉन्च करने के लिए। और नासा लिविंग विद अ स्टार इस प्रोग्राम का इन्होंने नाम दिया है। सन अर्थ के बीच में डिफरेंस और जो कम्युनिकेशन लिंक है उसके जो अब इंपैक्ट है उसको देखने के लिए, स्पेशली सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। मिशन टू ऑब्जर्व द सन अपर एटमॉस्फेयर, कोरोना को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा ताकि पता चल पाए कि उससे सोलर फ्लेयर्स किस तरीके से निकलते हैं। तो हेल्प इंप्रूव सोलर वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि हमें टाइड्स के बारे में पता करना है या फिर हमें सोलर इंपैक्ट के बारे में पता करना है, तो हम वो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी अगर हम इस चीज को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं टू कलेक्ट दिस पर्टिकुलर डेटा, जिसको हम पेलोड बोलते हैं। अभी न्यूज रिसेंटली न्यूज आ रही है वो 24 राउंड में से 21वें राउंड के ऊपर में है और इसी के अंदर अभी ये 3 राउंड और लगाएगा अगले 1 साल के अंदर में, और फाइनली ये प्रोजेक्ट 7 साल कंप्लीट करने के बाद अपना प्रोजेक्ट ये कंप्लीट कर लेगा। It uses flybys of Venus to gradually move closer to the sun, यानी जो मैंने बताया वीनस का मेनली अट्रैक्शन, क्योंकि मरकरी आप जानते हैं बहुत ही छोटा है तो उसका अट्रैक्शन इतना नहीं है, यानी इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो वीनस है। वीनस इसको सन में जाने से रोक रहा है, क्योंकि जैसे ही सन की तरफ जाने की कोशिश करता है वीनस इसको पीछे की तरफ से पुल करने लग जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी। बात करते हैं कि इतना जो यहाँ पे जो स्पीड रहेगी वो लगभग हमारी 692,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी, और अगर हम किलोमीटर पर सेकंड में देखेंगे लगभग 1.92 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड रहेगी, यानी बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड है। जैसे ही जैसे क्लोज जाएगा उतना ज्यादा ये क्लोज होता यानी फास्ट होता चला जाएगा। इट रीच्ड एट इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन दिस सन, ये 24 से 26 दिसंबर के आसपास में 6.1 मिलियन किलोमीटर था सन से डिस्टेंस। और यहां पे अब बात है कि इतना हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए ऐसा कौन सा आपने डिवाइस बना लिया है कि आपको कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है। तो आंसर है ये पर्टिकुलर शील्ड, जिसकी थिकनेस है लगभग 4.5 इंचेस के आसपास में। ये एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट की जगह ये एक मेथड है, यानी यहां पे रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। तो सबसे मेन चीज इस सरफेस पे जो कि सन के सामने होगी, ये पिघल क्यों नहीं रहा है, मेल्ट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो सनलाइट इसके ऊपर आएगी वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। कोई भी चीज हीट तब होगी जब वो सन की एनर्जी को रिसीव करेगी, तो यहां पे जैसे ही वो आती है एनर्जी उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से पर्टिकुलर चीज मेल्ट नहीं होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन कंपोजिट फाइबर, सीसी फाइबर से यहाँ पे बनी हुई है पर्टिकुलर हीट शील्ड, जो इसको प्रोटेक्ट करती है सन के हार्मफुल इंपैक्ट से और हाई टेम्परेचर से। यानी अगर हम बात करें द शील्ड मेड अप ऑफ कार्बन कंपोजिट फॉर्म बिटवीन द 2 कार्बन प्लेट्स अलाउ द इंस्ट्रूमेंट टू रिमेन एट 29.4 डिग्री सेल्सियस, यानी खुद ये 29.4 डिग्री सेल्सियस पे ये है, जबकि इसको बियर करना पड़ रहा है नियर अबाउट 1371 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें कि जो पानी है वो बॉईल करने लग जाता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में, और बड़े बड़े मेटल जो है वो 300-400 डिग्री सेल्सियस पे पूरी तरीके से मेल्ट कर जाते हैं। यहां पे लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर लगा हुआ है रिफ्लेक्टर, और ये रिफ्लेक्टर है यही इसकी मेन यूएसपी है, यही इसका मेन चीज है।
इस तरह का ये सैटेलाइट दिखता है। बैक साइड में मेन सैटेलाइट है और ये है जो इसका इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, और लाइट रिसीव करने के बाद ये इंफॉर्मेशन इसको सेंड कर देता है पीछे, और ये जो पीछे लगा हुआ ये इसके पीछे जो एंटीना है ये इंफॉर्मेशन सेंड करता है अर्थ के ऊपर में, ताकि हमें साइमल्टेनियसली रियल टाइम में इंफॉर्मेशन यहां पे मिल पाए। बात करते हैं पार्कर सोलर प्रॉब के क्लोज अप्रोच की। तो यहाँ पे इतना ज्यादा क्लोज हो चुका है, 26 दिसंबर को ये सबसे ज्यादा क्लोज था, और ये मेन सारा जो कंट्रीब्यूशन जाता है और जो क्रेडिट जाता है इस पर्टिकुलर सीसी फाइबर के ऊपर जाता है, क्योंकि जब पिछली बार 1976 के अंदर में हीलियोस मिशन किया था यूएस जर्मनी ने साथ में, तो तब सिर्फ 43 मिलियन डिस्टेंस पे ही हम जा पाए थे सन से, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अच्छी जो शीट थी वो हम डेवलप नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार हमने इसको रेडिएट कर दिया है बैक, और हम काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पे जा पाए हैं। ये है हमारा पीछे का जो मेन एंटीना है जो रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को और सेंड करेगा, और ये पर्टिकुलर है जो उस टेम्परेचर को बियर करेगा, यानी एक शील्ड है पीछे वाले सैटेलाइट को बचाने के लिए। बात करते हैं फर्दर इससे क्या फायदा होगा। लगभग 12,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो नासा ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इससे 12,000 करोड़ रुपए का क्या फायदा होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, जो सॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री, बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है सन के बारे में, यानी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि सन किस तरीके से है। क्या जो हम 150 मिलियन कोर में मान रहे हैं, क्या रियलिटी में 150 मिलियन है? क्या सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस है, या फिर उसके जो एक्सटर्नल पार्ट में 10 लाख डिग्री सेल्सियस? ये बात सही है या फिर थ्योरेटिकली ही ये कैलकुलेशन है? तो उसकी मिस्ट्री हमारे यहाँ पे सोल्व हो जाती है। डेटा फ्रॉम द पोप कुड एक्सप्लेन व्हाई द सन्स कोरोना इज सो हॉट, यानी जो कोरोना पार्ट है 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास में, डिस्पाइट बीइंग फार्दर फ्रॉम द सन कोर, सन से इतना दूर जाने के बाद भी, और बीच में एक 6000 डिग्री सेल्सियस की भी लेयर है फोटोस्फीयर के आउटर एजिस पे, तो ये कैसे पॉसिबल है? सोलर विंड के बारे में हमें आइडिया लग सकता है, ऐसा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि सोलर विंड जो है वो चल रही है, लेकिन सोलर विंड एक्चुअली में क्या है, क्या क्या पार्टिकल्स हैं इसके अंदर में, वो मिस्ट्री हमारी सोल्व हो जाती है। सोलर का वेदर इंपैक्ट हमें पता चल पाता है, तो इससे यह भी फायदा होगा कि कौन सी कंट्रीज सोलर पैनल्स लगा सकती हैं। अभी के लिए अगर आप जाने तो हमारे जो मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला था कि सूर्य पुत्र जो कंट्रीज हैं, यानी जो इक्वेटर के आसपास वाली कंट्रीज है, वो हमारी सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टेम्परेट और पोलर रीजन में रहने वाली जो कंट्रीज हैं उनको भी एनर्जी प्रोवाइड करे। तो इसीलिए हमने बनाया इंटरनेशनल सोलर ग्रिड एक्शन नेटवर्क, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर में काम करेगा। इसमें हम पूरे वर्ल्ड को सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें सोलर की ही डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है हमारे सोलर एक्टिविटीज को लेके, उसके एटमॉस्फेयर को लेके, उसकी एनर्जी को लेके, इतनी एनर्जी आती कैसे है, इतना टेम्परेचर कैसे अचीव हो रहा है, और इतनी कैलोरीज की एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, प्लस में एनर्जी लेने के बाद पार्टिकल कैसे मूव करते हैं। हम आपको बता दें कि जैसे कि मान लीजिए ये सन है, तो सन के अंदर ये कोर प्रेजेंट है, तो पहले पार्टिकल कोर से पहुंचता है सरफेस पे, फिर कोरोना पे, और फिर अर्थ पे ये पहुंच जाता है लगभग 8 मिनट्स के अंदर, 8.14 मिनट्स के अंदर में ये हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है। लेकिन सन के अर्थ से निकलने वाला पार्टिकल सन के कोरोना तक कितने टाइम पे पहुंचता है? लगभग 10,000 साल के अंदर। यानी जो आप पार्टिकल आज आप रिसीव कर रहे हैं बाहर सन के अंदर में, वो पार्टिकल आज से लगभग 7 से 10,000 साल पहले निकले थे कोर से। यानी जो हम रिसीव कर रहे हैं वो 10,000 साल पुराने पार्टिकल्स हैं जो कोर से निकले हैं। इन सारी मिस्ट्री को भी हम यहाँ पे सोल्व कर पाएंगे अगर डिटेल में हमें इसकी आइडिया लगता है। तो फ्यूचर के डेटा में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और जो हमारी डिटेल टेलीमेट्री डेटा है फ्रॉम द प्रोब इज एक्सपेक्टेड टू, यानी जो जनवरी में 1 को हमें इसके इंफॉर्मेशन और डिटेल में, और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जो है फर्दर और डिटेल में हमें मिलती चली जाएगी। पिछले 7 साल के अंदर भी हर ऑर्बिट के अंदर में, हर राउंड के अंदर में हमने स्टडी की है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर में ही, तो पूरे 7 साल से स्टडी चल रही है, और भी इसकी मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो सकती है।
सोलर विंड को हम ठीक से स्टडी कर पाएंगे। अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर, जैसे कि मैंने अभी फोटो में दिखाया था, अर्थ के चारों तरफ वैन एलन रेडिएशन बेल्ट है जो कि सोलर से निकलने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स को पहले ही रोक देती है। अब ये जो पर्टिकुलर, मान लीजिए हमारा सन है एंड दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ के चारों तरफ है ये हमारी सोलर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे इसमें एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन पार्टिकल्स को लेके उठा के यहाँ पे पोल की तरफ में डाल देती है, और 80 किलोमीटर हाइट पे, यानी अर्थ से 80 किलोमीटर हाइट पे ये पार्टिकल्स को, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को एक्साइट कर देते हैं। तो सन से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में ट्रैप हो जाते हैं, और वो हमारे 80 किलोमीटर हाइट पे पोल के ऊपर में, नॉर्थ पोल के ऊपर में जब आके एंटर करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को भी एक्साइट कर देते हैं। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑरोरा। अगर ये नॉर्थ में दिखाई देता है तो इसको हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और अगर ये साउथ में दिखाई देता है तो इसी को हम बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, जिसके अंदर में 80 किलोमीटर हाइट के अंदर में हमें लाइट यानी स्काई जो है वो जगमगाता हुआ दिखाई देता है, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी हमें वाइन कलर, कभी येलो कलर, कभी येलो ऑरेंज कलर। ये सारे कलर हमें वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के इंपैक्ट की वजह से ही दिखाई देते हैं, और स्पेशली पोल पे ही दिखाई देते हैं कई बार। लेकिन ये पार्टिकल्स हमें गुजरात की साइड में, लद्दाख की साइड में भी दिखाई दिए। इसका मतलब साफ है कि कई बार ये पार्टिकल डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी साइड में, तो हम पोल के अलावा, लेकिन पोल में लगभग 99% चांस है, पोल में 1% चांस है कि दूसरे पार्ट ऑफ अर्थ में भी हमें ये पार्टिकल्स दिखाई दें ऑरोरा की फॉर्म में। दूसरी चीज है हमें इंप्रूविंग ब्रॉडर, जो ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हैं इसके अंदर, इंप्रूविंग स्पेस वेदर फोरकास्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, और एक्यूरेट डेटा हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, और प्रोएक्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं। यानी कुछ चीज अगर होने वाली है फ्यूचर में तो हमें उसके बारे में पहले से ही प्रिडिक्टिव मेजर्स जो हैं हम उसमें ले सकते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली कम्युनिकेशन लिंक को खराब होने से, डिस्ट्रॉय होने से हम बचा सकते हैं अगर इसका नेचर हमें डिटेल में पता चलता है तो। पावर ग्रिड, यानी जो हमारी जो पावर लाइंस चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइंस चलती हैं, उसको भी ये इंपैक्ट करता है। कई बार हम जो ऐसा देखते हैं कि सोलर जो ये हमारी जो पावर ग्रिड से एनर्जी निकलती है और जो हमारे घर तक एनर्जी पहुंचती है उसके अंदर में बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं, तो जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो भी हमें पता चल सकता है। और कम्युनिकेशन लिंक तो डेफिनेटली ये इंपैक्ट करता है, और इसके बारे में और डिटेल जानकारी हमें इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में पूरी तरीके से यहाँ पे पता चल जाएगी। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, कहाँ पे ब्लैकआउट पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई दे रही है, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे सोल्व हो जाती है। फर्दर अगर हम बात करें तो इसके अंदर में टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपैक्ट भी इसके ऊपर में पड़ेगा, क्योंकि हम चीजों को अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएंगे, लॉसेस हमारे यहाँ पे कम होंगे, प्लस में ग्लोबल कोलैबोरेशन इसमें और ज्यादा अच्छा होगा। एक कंट्री दूसरी कंट्री को हेल्प करेगी, क्योंकि वो एक अगर टेक्नोलॉजी कोई डेवलप करती है तो दूसरे को भी वो टेक्नोलॉजी चाहिए। जब ये शेयरिंग होगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में हमारे जो रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज के साथ में वो भी और अच्छे हो जाते हैं, कोलैबोरेशन अच्छे हो जाते हैं, और डिटेल में हम इन चीजों को समझ पाएंगे, सैटेलाइट्स को बचा पाएंगे, पावर ग्रिड्स को बचा पाएंगे, प्लस में अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और जो सिस्टम्स हैं उनको भी बचा पाएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलर पार्कर या फिर पार्कर सोलर प्रॉब। It is the first spacecraft to fly directly into the sun's corona. And definitely this statement is correct, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर में ये मेंशन्ड है कि यहाँ पे पहला यस कोरोना में एंटर करने वाला ये पहला होगा, यानी बिल्कुल उसके पास में पहुंचने वाला पहला होगा। इससे पहले जो था हीलियोस वो पहला नहीं था, वो डेफिनेटली वो इसके अंदर में एंटर नहीं किया था, वो काफी डिस्टेंस पे था, 4.3 मिलियन किलोमीटर। So this statement is correct. Second is the probe was launched as a part of NASA Living with a Star program. Definitely this is also correct. Third statement is the Parker solar probe is designed to study the solar flares. हमारा मेन पर्पस यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स ही है, ताकि हम कम्युनिकेशन लिंक को यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकें। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। Fourth statement, the probe heat shield protect it from
टेम्परेचर एक्सीडिंग 1371 डिग्री सेल्सियस, डेफिनेटली यहां तक ये नहीं कर पाएगा। यानी यहां पे अगर अप टू लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन एक्सीडिंग यानी इससे ज्यादा जो टेम्परेचर है उसको तो ये नहीं कर पाएगा, इतने तक ये कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और भी अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और जो हमने आदित्य L1 हमने लॉन्च किया है, इस तरह की और भी अगर वीडियोस आप लॉन्च कर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।